गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हमने वर्तमान में विज्ञान के देन को देखा, अर्थात उसके उपयोगों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि विज्ञान से कुछ दुरुपयोग भी हैं। जब मानव किसी भी चीज़ का अत्यधिक उपयोग करने लगता है बिना सोचे समझे, तो उससे एक हानि होती है। उसी हानि को हम बोलते हैं कि विज्ञान का एक तरह से दुरुपयोग हो रहा है। वो कैसे किया जाता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बना है जिसे विज्ञान ने प्रभावित न किया हो। विज्ञान से मनुष्यों को जहाँ अपार सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं इसके दुरुपयोग असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। मतलब क्या, विज्ञान ने हमें बहुत सारी जिसको हम सोचते थे कि ये तो असंभव है, जैसे सपोज़ करो कि अगर हमको ठंडी चाहिए तो केवल हम बोलते थे कि आप हिल स्टेशन में चले जाओ, वहाँ की जो वादियाँ होती हैं, वहाँ के जो पहाड़ होते हैं, उसमें बहुत अच्छा मौसम होता है, ठंडी लगती है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कमरों को ही बिल्कुल कुल्लू मनाली जैसे हिल स्टेशन जैसे ठंडा कर सकते हैं। किस प्रकार से हम अपने कमरों में एसी वगैरह सब कुछ लगवा सकते हैं ना, एसी कूलर, तो इससे क्या होता है, उससे हमारे कमरे ठंडे हो जाते हैं। तो ये सब विज्ञान की ही देन है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, इसका कुछ दुरुपयोग किया है, जिससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कैसे समस्याएं? विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। विज्ञान के द्वारा यातायात के साधन भी तो हमको दिए गए हैं। जैसे आपने अगर चित्र में बनाया होगा तो आपने देखा होगा ट्रेन, स्कूटर, बाइक, कार, वो सब कैसे चलते हैं, पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। तो पेट्रोल और डीजल जब जलता है तो उसके जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैले गैस जो होते हैं वो मुक्त किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। आज आप खुद ही सोचो, कितने लोगों को आप देखते होंगे कि वो पैदल चलते हैं। अगर हमको थोड़ी सी भी दूर कहीं जाना है तो हम अपनी स्कूटी, बाइक, कार, इन सब का यूज़ करते हैं थोड़े से भी दूर जाने के लिए, जहाँ पे कि हम आराम से पैदल या साइकिल द्वारा हम यात्रा कर सकते हैं। अगर हमारे पास साइकिल है, या हम उस वहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन हम पैदल ना जाके अपना टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने आराम के सुविधापूर्वक साधनों का उपयोग करते हैं, जो कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले होते हैं। तो पेट्रोल और डीजल के साधन जब चलते हैं तो पेट्रोल और डीजल के जलने से क्या होता है, बहुत ही हानिकारक गैसें वायुमंडल में जाके मिल जाती हैं। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले केचुआ, सांप आदि की संख्या घटती जा रही है। देखो, जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, उनके अत्यधिक उत्पादन के लिए उन पे कीड़े ना लगे, इसलिए क्या किया जाता है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इससे हमारी फसलें, उनका उत्पादन तो अच्छा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मृदा प्रदूषण होता है। जब रासायनिक उर्वरक को हम मिट्टी में मिलाते हैं तो वो मिट्टी में मिलके रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वो मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। फिर मिट्टी पानी के द्वारा बहते हुए जब नदियों में जाके मिल जाती हैं तो उससे नदियाँ भी प्रदूषित होती हैं, जिससे नदियों में मौजूद बहुत सारे जो जीव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मछलियाँ हैं और कछुए हैं, उन सबको क्या होता है, वो उसका पानी पीते हैं। और जब वो प्रदूषित, जब वो रासायनिक पानी जब नदियों में रहने वाले जीव पीते हैं तो उनके लिए वो बहुत ही जानलेवा साबित होता है और नदियों के जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर उन्हीं जीवों को, उन्हीं नदियों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को जब मनुष्य खाते हैं तो मनुष्य भी क्या होते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। जैसे आज मॉर्निंग में ही मैंने टीवी में देखा कि 2025 तक कैंसर भी अत्यधिक अपना विकराल रूप ले लेगा इंडिया में, मतलब काफ़ी तेज़ी के साथ वो फैलेगा। और उसका कारण क्या बताया जा रहा है, क्योंकि फसलों के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। आज कोई भी सब्ज़ी आप खाते होगे, एनीथिंग, कोई भी सब्ज़ी, कोई भी फल, वो बिना कीटनाशक दवाओं के उगाया ही नहीं जा रहा है। तो जब इतनी फालतू की मेडिसिन्स जब आपके पेट में जाएंगी, जो कि कीड़ों को मारने के उपयोग में आती हैं,
जो मेडिसिन्स कीड़ों को मार रही हैं, तो वो मेडिसिन्स जब हमारी बॉडी में जाएंगी तो हमको भी तो कुछ ना कुछ वो नुकसान पहुंचाएंगी ना। तो ये एक तरह से क्या हुआ, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। भूजल के असंयमित दोहन से भूजल का स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। भूजल का असंयमित दोहन मतलब जो हमारा जो वाटर लेवल है, हम क्या करते हैं, समरसेबल चला के रख देते हैं, ट्यूबवेल चला के रख देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पानी बहता जाता है और हम उसका ध्यान नहीं रखते। इससे क्या होता है, भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसको भूजल बोलते हैं, उसका स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे क्या होते जा रहे हैं, कुएँ और तालाब सूखते जा रहे हैं। तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मानव का मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सपोज़ करो आपका एग्ज़ाम है और आपके घर के बगल में कोई शादी, उसमें बहुत तेज़ तेज़ लाउड स्पीकर बज रहा है, गाने बज रहे हैं, तो क्या आप पढ़ाई कर सकते हो? क्यों नहीं आप पढ़ाई कर सकते हो? क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आपका दिमाग का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। जब आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, आसपास बहुत ही तीव्र ध्वनियाँ बजेंगी, तो आपके मस्तिष्क पर क्या होगा, उससे दुष्प्रभाव पड़ेगा, एक गलत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो गया है। अब घरों के आसपास गलियों में अगर कूड़े का अंबार हो, तो कूड़े में क्या हो गया, बहुत सारे जो पैथोजेंस होते हैं, मतलब जो कि रोग को क्रिएट करते हैं, जिनसे कि ऐसे कुछ जीव जिनसे कि रोग उत्पन्न होता है, फॉर एग्जांपल मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे और वो विभिन्न रोगों को फैलाने का काम करेंगे। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण होता है। रेडियोधर्मी विकिरण क्या होता है, रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव कुछ तत्व होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, रेडियम है, ये सब क्या करते हैं, अपने में से एक रेज़ निकालते हैं। उन रेज़ को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव किरणें। उन रेज़ के कारण क्या होता है, अगर वो रेज़ मानव के शरीर पर पड़ती हैं, तो मानव के शरीर पर पड़ने से उनके शरीर में विभिन्न रोग को वो उत्पन्न कर देती है। और ओजोन परत में छिद्र जो है वो वायु प्रदूषण के कारण होता है। ओजोन परत पृथ्वी, ये सपोज़ करो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर पाया जाता है जिसको ओजोन परत कहते हैं। ये ओजोन परत का काम क्या होता है, जो सन है ना, सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज़ होती हैं, अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ होती है, उसको पृथ्वी तक पहुंचने से ये रोकती हैं। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज़ पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी तो क्या होगा, मनुष्य को क्या होगा, उसको स्किन कैंसर नामक एक बीमारी हो जाएगी। तो यूवी रेस न आए उसको रोकने का कारण ये ओजोन परत करता है। लेकिन हमारे वायु में अभी इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि ये ओजोन परत में भी क्या हो गया है, छिद्र हो गया है, जिसकी वजह से जो यूवी रेज है वो इजीली पृथ्वी में प्रवेश कर जा रही हैं। परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा एवं नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों का जीवन का अंत हो गया। परमाणु ऊर्जा जो होते हैं वो इन्हीं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न किए जाते हैं, और इसका अगर हम अनुचित प्रयोग कर दें तो उसका अनुचित प्रयोग करने का जो एग्जाम्पल है वो हिरोशिमा और नागासाकी में देखने को मिल सकता है, जिसमें पलक झपकते ही क्या हो गया था, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। रेफ्रिजरेटर एवं तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो एसीज होते हैं, उससे वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक एक पदार्थ निकलता है, जिसको कि हम CFC बोलते हैं। इसकी मात्रा में जब वृद्धि होगी, अर्थात वायु प्रदूषित होती जाएगी, तो वो ओजोन परत का धीरे धीरे क्षरण करती जाएगी। सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, विज्ञान द्वारा प्रदत्त कुछ वस्तुएं हैं, उनका अगर मानव अत्यधिक मात्रा में उनका दुरुपयोग करने लगता है, तो ये कुछ समस्याएं हैं जो हमको दिखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी गंभीर समस्याएं इनको बोला जा सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है। सीमा, जिसके बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, सीमा ने अपने शिक्षिका से अनुरोध किया कि मुझे उन वैज्ञानिकों की खोजों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता है जिन्होंने महत्वपूर्ण खोजें की हैं। शिक्षिका ने उसे बताया कि प्राचीन काल से ही भारतीयों ने
भारतीयों ने वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में नेतृत्व किया है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया। प्राचीन वैज्ञानिक कौन थे? चरक, जिन्होंने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया। जड़ी बूटी आप जानते होंगे, जैसे कोई भी पत्ती लेके या बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जब किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप देखते होंगे कि जड़ी बूटियाँ दी जाती है, तुलसी का पत्ता, ये तो सब मैं नॉर्मल चीज़ों के नाम बता रही हूँ। तो उन्होंने चरक जो थे वो बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को जानते थे और उन्होंने इसको रोगों के उपचार में प्रयोग में लाया था। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शल्य चिकित्सा माने ऑपरेशन, ठीक है, चीड़ फाड़ वाली जो चिकित्सा होती है। आर्यभट्ट ने क्या बताया? पाई का मान बताया, और कितना बताया था? 3.14, या इसको हम 22/7 भी कहते हैं। तथा श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। आधुनिक वैज्ञानिक, ये सब आपको याद रखना है कि चरक जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के बारे में उन्होंने बताया था। सुश्रुत ने क्या किया था? शल्य चिकित्सा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट ने क्या किया था? पाई का मान बताया था। श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। ठीक, आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों एवं खोजों की तालिका 1.2 और 1.3 के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं और विज्ञान में उनका क्या योगदान रहा है उस योगदान के बारे में लिखा हुआ है। जैसे वैज्ञानिक का नाम है जगदीश चंद्र बोस, इनका क्या योगदान है विज्ञान में? इन्होंने बताया था पौधे की संवेदनशीलता के बारे में। सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस के द्वारा ही ये बताया गया था कि पौधों में भी जीवन होता है। अगर हमको कोई मारता है तो हमें दर्द होता है ना, उसी प्रकार से पौधों को छूने से, उनकी पत्तियों नोचने से, फूलों को नोचने से भी क्या होता है, इनको भी पेन होता है। ये भी संवेदनशीलता के गुण को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात इनमें जीवन होता है। किसने बताया? जगदीश चंद्र बोस ने। सर सीवी रमन ने प्रकाश का विकिरण बताया। इन्होंने ये बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश हमें एक्चुअल में वाइट कलर का दिखता है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन के इन पे बहुत सारे इस पर उन्होंने प्रयोग किए थे। सर सीवी रमन ने प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको कि रमन प्रभाव भी कहते हैं। एस रामानुजम ने संख्या सिद्धांत दिया था। एस.एन. बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स गॉड पार्टिकल के बारे में बताया था। गॉड पार्टिकल मतलब होता है एक ऐसा पार्टिकल जिससे पूरा संसार बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है। मेघनाथ साहा तापीय आयनीकरण साहा समीकरण दिया था। टी.आर. शेषाद्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री औषधीय विज्ञान के बारे में बताया था। होमी जहांगीर भाभा परमाणु कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में बताया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल, इन्होंने अग्नि, पृथ्वी नामक बहुत सारी मिसाइलों को दिया, इसलिए उनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र दिया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना अनुवांशिक कोड की इन्होंने स्थापना की थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान के बारे में बताया था और कल्पना चावला को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में उन्होंने काफ़ी जानकारियाँ दी थी। यहाँ पे है कुछ विदेशी वैज्ञानिक हैं और विदेशी वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है उसके बारे में लिखा है। एडवर्ड जेनर रोगों से रक्षा हेतु इन्होंने वैक्सीन के बारे में इन्होंने बताया था। चेचक का जो टीका है सबसे पहले एडवर्ड जेनर द्वारा ही दिया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन को बनाया। मैडम क्यूरी रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की। गैलीलियो गैलीली, इन्होंने क्या किया? दूरबीन बनाया। थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब को बनाया। फिर गुलेरियो मार्कोनी, इन्होंने क्या किया? रेडियो को बनाया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को बनाया। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत को दिया। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर, माइकल फैराडे ने डायनमो, विलियम रोंटजेन ने क्या किया? एक्सरे को बनाया। जॉन लॉगी बेयार्ड ने टेलीविज़न को बनाया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में बताया था। तो अब आपका आज के लिए कल इतना ही, और अब आपका होमवर्क ये रहेगा
कि आपको अपनी जो फेयर कॉपी है ना, फेयर कॉपी के वाइट पेज पर आपको तालिका नंबर 1.2 के बारे में पूरा लिखना है और तालिका 1.3 के बारे में पूरा आप लिखोगे कॉपी के वाइट पेज पर पेंसिल से। और कल आई होप ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर के भी अच्छे से मैं आपको करवा दूँगी। और फिर से एक बार बोलती हूँ कि जितना मैं आपको करने को बोलूँ आप उतना ही किया करो, अपने मन से आगे आगे आप मत बढ़ जाओ, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जो कि मैं लिखवाती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आज मैंने ये आपको लिखवाया, तो ये सब भी एग्ज़ाम में जब आपका होगा, एग्ज़ाम भी आपका होगा, टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, तो टेस्ट में ये सब भी देखा जाएगा कि आपने अपने कॉपी में किस ढंग से लिखा है, पूरा कम्प्लीटली लिखा है कि नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।